हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 19 ऑफ नवंबर की करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, साथ में रिवीजन भी कराते हैं, यानी जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट उपलब्ध है टेलीग्राम के लिंक पर, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात जो हम करेंगे वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में, जिसको 19 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है और पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2013 में इसे स्टार्ट किया गया था। इस बात को समझ लेंगे। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो त्वरित परिवर्तन यानी एक्सेलरेटर चेंज। इस थीम के साथ हम ये दिन मना रहे हैं। क्लियर? अच्छा, विश्व शौचालय दिवस के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि एसडीजी 6 के तहत पूरे विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छता और जल हासिल करने के लिए एक मोटिव दिया गया और ये बोला गया कि 2030 तक हम पूरे विश्व को स्वच्छ बना लेंगे और सभी तक जो पानी की पहुंच है, जो स्वच्छ जल की पहुंच है, वो प्राप्त कर लेंगे। एसडीजी 6 के तहत ये बात कही गई। वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में बात करते हुए हम जरूर बात करेंगे भारत के स्वच्छता मिशन फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड के बारे में। फेज फर्स्ट 2014 में स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर के दिन। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके तहत जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं उस पर फोकस किया गया था कि वहां पर जो खुले में शौच किया जाता है उसके ऊपर किस तरीके से विराम लगाया जाए, यानी किस तरीके से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। अगर दुनिया में स्वच्छता को लेकर व्यवहार परिवर्तन के बारे में बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई मिशन रहा है तो भारत का स्वच्छ भारत मिशन रहा है, फेज फर्स्ट। और अभी क्या चल रहा है, तो फेज सेकंड चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, जिसकी स्टार्टिंग करी गई है 2019-20 से लेकर इसका टाइम पीरियड दिया गया है 2024 और 25 तक। फेज फर्स्ट के बारे में बात करें तो 2019 में भारत को पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया है। और लोगों स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के बारे में बात करेंगे तो हमारे देश के जो 5 राज्य हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ओडीएफ मुक्त राज्य के रूप में घोषित कर चुके हैं, यानी कि वहां के जो अधिकतम गांव है वो ओडीएफ फ्री हो गए हैं। इस बात को समझेंगे। जैसे कि कौन कौन से वो राज्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेना जरूरी है। तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ओके, क्लियर? अच्छा, भारत सरकार ने 2020-21 से लेकर 24-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, इस मिशन पर खर्च किया है। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के बारे में, जिसको हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत करी गई थी 1999 में। विश्व विरासत सप्ताह यानी वर्ल्ड हेरिटेज वीक के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के बीच में मनाया जाता है। इस बात को समझ लेंगे। ओके, क्लियर? अच्छा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अच्छा, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के 42 ऐसे जगहें हैं जो विश्व धरोहर में शामिल है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं यानी कि कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है, प्राकृतिक हैं, और एक मिश्रित संपत्ति यानी मिक्स्ड है, यानी वहां पर आपको प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों विरासत के रूप में देखने को मिल जाएंगी। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने कलकत्ता के शांति निकेतन के बारे में बात किया था, होयसल मंदिर के बारे में बात किया गया था, जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे, भारत के कुल 42 स्थल हैं जो यूनेस्को की विरासत जो धरोहर है उसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से 34 हमारे कल्चरल हैं और 7 हमारे नेचुरल हैं और एक हमारा मिश्रित है। क्लियर? ओके। और अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारत के 3,695 ऐसी जगहें हैं, स्मारक हैं, जिनको पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। साथ में ही सबसे ज्यादा जो हेरिटेज साइट है वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। भारत दुनिया में छठा सबसे अधिक स्थलों वाला देश है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे यूनेस्को की लिस्टिंग में। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 2024 में घूमने के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, तो वो चुना गया है कोच्चि को। कोच्चि कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है, जैसा कि हम सबको पता है। कोच्चि केरला का कोच्चि है। इसकी लिस्टिंग किसके द्वारा करी गई है, तो कोंडे नास्ट ट्रैवलर के द्वारा इसकी लिस्टिंग करी गई है। 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में कोच्चि को स्थान दिया गया है।
ओके। इसके साथ साथ नेपाल का जो काठमांडू है, बैंकॉक का चाइना टाउन है, संयुक्त अरब अमीरात का सुरम्य रास अल खैमान है, इन सबको भी जगह दी गई है। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसका वैक्स स्टेच्यू बनाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हमने देखा कि जब वनडे सीरीज चल रही थी तो उसके दौरान, वनडे सीरीज के दौरान 50 शतक बनाए गए हैं विराट कोहली जी के द्वारा, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इनके द्वारा तोड़ा गया है। तो इनके इस अचीवमेंट के लिए जयपुर का जो वैक्स म्यूजियम है वहां पर इनकी मूर्ति बनाई जाएगी, स्टेच्यू बनाया जाएगा। ओके। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के पास कुल 72 यूनिकॉर्न है। ओके। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कंपनियों में वो कंपनियां होती हैं जो सबसे टॉप लेवल पे होती हैं, और भारत की जो बाइजस है वो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न में भी टॉप लेवल की कंपनी है, यानी जिसकी जो वर्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अरबों में होती है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। यूएसए के पास 668 यूनिकॉर्न है। उसके बाद चाइना आता है, चाइना के पास 172 यूनिकॉर्न है, और उसके बाद भारत आता है, भारत के पास 172, सॉरी, भारत के पास 72 यूनिकॉर्न है। इस बात को समझ लीजिए। ओके, क्लियर। और भारत में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो बाइजस है वो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर आती है, सबसे ऊपर रैंकिंग है इसकी, और इसकी जो टोटल वर्थ है वो कितनी है? तो $11.50 बिलियन है। बोफा सर्वेक्षण के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजारों में कौन शामिल है? यानी कि जो एशिया प्रशांत वाला एरिया है वहां पर वो कौन से देश हैं जो जहां का बाजार, जो इन्वेस्टर्स है, जो व्यापारी हैं, उनके लिए फ्रेंडली है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो जब सर्वेक्षण किया गया बोफा के द्वारा तो ये देखा गया कि जापान और भारत ऐसे देश हैं जहां का जो बाजार है वो व्यापारियों के लिए फ्रेंडली है, व्यापारियों को फायदा दिलाता है, और काफी ज्यादा फेमस हो रहा है दुनिया के देशों के लिए। लगभग 45% से अधिक का भारत तथा जापान शीर्ष स्थान पर है। जापान पहले नंबर पर रखा गया है और दूसरे नंबर पर भारत को रखा गया है। ओके, क्लियर। अयोध्या में सरयू नदी पर चलाए जाने के लिए प्रस्तावित सौर ऊर्जा संचालित जहाज का क्या नाम है? ओके, यहाँ पर हमें ये समझना है अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो सरयू नदी के तट पर बसा है। और अभी हमने अयोध्या के बारे में पढ़ा था कि राम मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया था, और सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया था, जिसकी वजह से गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया था। ओके। तो यहाँ पर जो सरयू नदी है यहाँ पर जहाज, सौर ऊर्जा से चलाए जाने वाले जहाज चलाए जाएंगे, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो उसका नाम रखा जाएगा रामायण। जैसा कि हम सबको पता है कि इस मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा 2024 में, जनवरी में, है ना। तो उसके पहले यहाँ पर वाराणसी स्थित अलकनंदा क्रूज निदेशक विकास मालवीय के नेतृत्व में ये जो रामायण जहाज है इसको चलाया जाएगा, जो सौर ऊर्जा से चलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे। भारत ने 2023-24 के दौरान अब तक कितने पेटेंट किए हैं? क्या जो पेटेंट हुआ है 2023 और 24 के दौरान, वो कितने पेटेंट कराए गए हैं भारत के द्वारा, वो यहाँ पर देखने वाली बात है। और आप हैरान हो जाएंगे ये संख्या देखकर कि 2023 और 24 में भारत ने 41,010 पेटेंट कराए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो युवा हैं वो कितने ज्यादा बुद्धिमान हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो कितने ज्यादा मेहनती हैं, और कितने ही ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। और ये जो वृद्धि है 2022 और 23 के मुकाबले 31.6% ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट चर्चा करेंगे। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? मैंने कई बार बोला है कि जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगा लिया इन्होंने। इनका नाम है शीतल महाजन, और दुनिया की पहली महिला ये बन गई हैं। इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका है ना। और इन्होंने इन्होंने जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसके सामने ही छलांग लगाई है, यानी उसके सामने वाले हिस्से पर छलांग लगाई है। क्लियर। इनका नाम याद रख लेना। नीति आयोग ने कितने नए अध्येताओं की नियुक्ति करी, यानी कि कितने फेलोज हैं जो नीति आयोग में नियुक्त किए गए हैं? नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है भारतीय सरकार का। तो इसके तहत 4 लोगों की अपॉइंटमेंट करी गई है। अच्छा, इनके नाम देख लेते हैं। तो प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर ओपी अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और श्री वी लक्ष्मी कुमारन, साथ में इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए करी गई है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कितने नए निदेशकों को मंजूरी दी है? आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है
ये डायरेक्टर्स हैं जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करेंगे और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 3। आरबीआई से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 3 नए निदेशकों को मंजूरी मिली है। उनके नाम यहाँ पर देखना है वो कौन कौन लोग हैं। तो देखो, ईशा अंबानी है, अंशुमन ठाकुर है और रितेश सेठिया है। क्लियर। और 15 नवंबर को केंद्रीय बैंक के द्वारा इनके नाम की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है अशोक बासवानी को। किसको नियुक्त किया गया है, तो अशोक बासवानी को, और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए करी। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन पुनः निर्वाचित हुआ है, तो इनका नाम है पेड्रो सांचेज। क्या नाम है, पेड्रो सांचेज इनका नाम है। इनका नाम याद रखेंगे। 2018 से ही प्रधानमंत्री के पद पर ये काम कर रहे हैं और दोबारा से इनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। 350 सांसदों में से 179 ने इन पर विश्वास जताया है। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध कला इतिहासकार और पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका निधन हो गया है। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनका नाम क्या है। तो प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे और इनका नाम है वीएन गोस्वामी, जिनका निधन, देखो ये इतिहासकार हैं, लेखक हैं, 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। कहाँ पर, चंडीगढ़। हाल ही में किस प्रसिद्ध उपन्यासकार का निधन हो गया है, तो एएस बायट। इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है और इनका निधन हो गया है 87 साल की उम्र में। इनका पूरा नाम है एंटोनियो सुसान बायट। ओके, और इनको बुकर पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 में मिला था पोजीशन ए रोमांस के लिए। 1964 में इनका पहला उपन्यास छपा था जिसका नाम था शैडो ऑफ अ सन। ओके, अब रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके, और 18 नवंबर को ही बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम के लिए दिन मनाया जाता है। साथ में 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन हमने कल पढ़ा उसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। तो वनडे सीरीज में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए, यानी किसी एक पर्टिकुलर मैच में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है वनडे वर्ल्ड कप में, है ना। तो कौन से गेंदबाज है, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है मोहम्मद शमी, और ये काम किया गया न्यूजीलैंड के मैच के दौरान, जो सेमीफाइनल मैच हो रहा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा सुरेश वाडकर को। किसे दिया जाएगा, सुरेश वाडकर को दिया जाएगा, और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। 96 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार दिए जाएंगे 10 मार्च को 2024 में। डेट याद रख लेना, ये होगा 10 मार्च 2024 में। ओके, तो चौथी बार अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी कौन करेगा, यानी एंकरिंग कौन करेगा, तो ये जिमी किमेल के द्वारा किया जाएगा। जो हमारा पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है, तो देखो भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है ये द्विवार्षिक है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। और इसमें हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री के साथ साथ में हमारी थल सेना और हमारी वायुसेना दोनों शामिल होती है। इसका नाम है मित्र शक्ति, और ये कहाँ पर हो रहा है, तो पुणे में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में किस भारतीय अमेरिकी की नियुक्ति करी गई है, तो ये भारतीय अमेरिकी हैं, इनकी नियुक्ति करी गई है अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में। और ये एक सामाजिक समानता के लिए बात करती हैं, न्याय के लिए बात करती हैं अमेरिका में। इनका नाम है शकुंतला भाया, और राजनीति में भी ये काफी ज्यादा एक्टिव हैं। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का क्या नाम है, यानी कि 4th एंटी सबमरीन वॉर फॉर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है अमिनी, जरूर याद रख लेंगे। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर किस शुल्क में कटौती करी, यानी कि जो कच्चा तेल आयात किया जाता है, और भारत सबसे ज्यादा जो कच्चे तेल का आयातक देश है उसमें से आता है। तो जो कच्चे तेल के जो आयात किया जाता है उस पर किस शुल्क में कटौती करेगी ये भारत के द्वारा, तो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की कटौती कर दी गई है, जिससे कच्चे तेल के दाम कम हो। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है, तो रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर जो जुर्माना लगाया है उसका अमाउंट है 90.92 लाख रुपए। ओके,
जुर्माना क्यों लगाया गया है? जुर्माना इससे लगाया गया है क्योंकि एक्सिस बैंक के कुछ ऐसे ग्राहक थे जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा पा रहा था, जिनकी पहचान नहीं की जा पा रही थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक के द्वारा ऐसा करना पड़ा आरबीआई के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रैल अक्टूबर 2023 के दौरान भारत के निर्यात की क्या स्थिति थी, दर्ज कराई गई है। यानी कि जो भारत से निर्यात होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि देखी गई है या गिरावट देखी गई है, इस बात के बारे में बात की जा रही है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर महीने तक जो भारत का निर्यात है उसमें वृद्धि देखी गई है, और ये क्या देखा गया है, वृद्धि देखी गई है। और वो कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है? तो एक है नीदरलैंड, सऊदी अरब, और साथ में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें भी भारत को थोड़ा फायदा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे, कम्युनिस्ट नेता थे, और इनका निधन हो गया है केरला में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नरसिम्हू हालू शंकरया। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है 102 वर्ष की उम्र में। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, रिवीजन भी कर लिया होगा, कल जो पढ़ा उसका रिकॉल भी हो गया होगा। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज नए विचारों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।